हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल गैंग्स ऑफ स्टडीपुर में। आइए, मुरारी पांडे स्वागत करता है आपका गैंग्स ऑफ स्टडीपुर में। आइए यहाँ पे कुछ स्टडी पंथी करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जैसा कि आप मेरे साथ फिजिक्स में स्टडी करते आ रहे हो, फिजिक्स में हमने पढ़ रहे थे वर्क पावर एनर्जी, उसके काफी इंटरेस्टिंग और बेसिक टू एडवांस न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है ना दोस्तों। तो देखिए, बात है आज हम पढ़ने वाले हैं सरल लोलक, तरंग और ध्वनि, मतलब पेंडुलम, वेव और साउंड। इससे रिलेटेड है जो आज चीजों को पढ़ेंगे। जैसा कि पता है, फिजिक्स पहले ही बता रखा हूं कि फिजिक्स में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स है जो आपसे मतलब टोटली आपसे जुड़ी हुई चीजें हैं, तो आपको डायरेक्ट उससे कनेक्ट करता है, आपको उस चीज से एहसास करवाता है। तो अभी तक उम्मीद करता हूं कि मजा आ रहा होगा और आगे तो और भी मजा आएगा, जैसे जैसे इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा लेक्चर 12 है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे साउंड, वेव और पेंडुलम। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पेंडुलम की। तो पेंडुलम जो बात कर रहे हैं, तो आपने पेंडुलम कई बार आपने देखा होगा, जानते भी होंगे, ज्यादातर आपको पता होगा है ना कि क्या होता है, किस तरीके से पेंडुलम काम करता है। तो ये सब चीजें आपने देखा होगा, तो एक और एहसास कर रहे होगे। ठीक है, तो उससे पहले है जो पेंडुलम को समझने से पहले इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे कि क्या क्या चीजें समझना जो मतलब पेंडुलम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो उन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पेंडुलम की। तो पेंडुलम, जैसे कि आपको पता है, आप है जो चीजों को अपने आप से कनेक्ट करो, तो आपने देखा हो कई ऐसे तरह की गति होती है। आपने जैसा घड़ी देखा हो, घड़ी में कुछ ऐसे पेंडुलम लगे होते हैं। कहीं पे देखा हो कि एक घंटा होता है, ऐसे मतलब कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है। कुछ मैग्नेटिक टाइप का ऐसा चीजें देखने को मिला होगा। आपका अर्थ है जो कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है। आप अगर साइकिल को लेके जाते हो, चौराहे की ओर है जो चलाते हो, तो इस तरीके से जो चीजें है, एक सारी चीजें है जो ये आपका पेंडुलम टाइप में आता है। तो उसमें है जो कुछ और भी टर्म्स होते हैं, तो उनको है जो हम चलिए समझते हैं। ठीक है, तो इस सबसे पहले समझने के लिए आपको इसमें समझना पड़ेगा आवर्त गति। क्या समझना पड़ेगा आपको? आवर्त गति जानना पड़ेगा कि आवर्त गति है क्या, किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो आइए समझते हैं पीरियोडिक मोशन क्या है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या एग्जांपल दिया पीरियोडिक मोशन का। जैसे कि आप क्या करते हो, चौराहे पे चलाते हो, साइकिल चलाते हो, एक सर्कल की ओर है जो कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये लो एक सर्कल है, इसके चारों है जो हम यहाँ पे वेलोसिटी भी इधर गया। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो ये लो पंखा है। ठीक है, ये लो पंखा है, पंखे से है जो कंटिन्यूअस मूवमेंट चल रहा है ना, तो पंखा कंटिन्यू रोटेट कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? ये लो सन है, सन के चारों ओर ऑर्बिट पे एक है जो अर्थ रोटेट कर रहा है। ठीक है, और भी कई सारे हैं जो सैटेलाइट, उपग्रह ग्रह है जो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें एक तरह का आवर्त गति है। तो मैं थोड़ी ना माना हूं आवर्त गति है, मुझे तो पहले आवर्त गति पता ही चला है। तो चलिए समझते हैं कि आवर्त गति क्या है। तो आवर्त गति वह है जिसमें क्या होता है कि कोई भी पिंड, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी पार्टिकल कण क्या करते हैं, एक निश्चित समय अंतराल में चीजों को बार बार उसी पाथ को दोहराती है। ठीक है, एक समान समय अंतराल में उसी पाथ को बार बार दोहराती है। जैसे आप अपने को जोड़ो। ठीक है, आप क्या करते हो, 10th क्लास पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो आपका डेली रूटीन क्या था? आप पहले क्या करते थे? तो क्या करते हो यार, स्कूल था, स्कूल गए, सुबह 7 बजे उठना था, 1 घंटे में रेडी हुए, 8 बजे स्कूल पहुंचना है। चलो 8 बजे स्कूल पहुंचे, 2 बजे तक पढ़ाई की, 2:30 बजे छुट्टी हुई। फिर अब कहाँ गए? ट्यूशन गए। 3 बजे से घर आए, फिर घर गए, 4 बजे से कोचिंग चले गए। फिर एक कोचिंग रामलाल सर के पास पढ़े, तो अगला कोचिंग श्यामलाल सर के पास पढ़ लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कोचिंग है जो बैक टू बैक आप पढ़ते रहो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, एक फिक्स टाइम इंटरवल है, समय अंतराल है, उसमें है जो समान पाथ, सेम दूरी, सेम पाथ है जो ट्रेवल कर रहे हो। तो इस तरह की गति को हम क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, जो आप गति कर रहे हो वो पीरियोडिक मोशन है। तो उसी तरीके से अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सर्कल पे यहां से ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो 10 मिनट में यहां था, 15 मिनट में यहां था, 20 मिनट में यहां था, फिर 30 मिनट में यहां आ गया।
ठीक है, तो मतलब सेम इंटरवल टाइम, हर 10 मिनट के बाद फिर 10 मिनट में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके को, तो जहां पे जब कोई पिंड समान समय अंतराल में सेम पाथ को दोबारा से रिपीट करता हो या ट्रेवल करता हो, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर चीजों को एग्जैक्ट लिखना हो, आपको नोट्स चाहिए, आप डिमांड करो यार, हम नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी डिमांड नहीं है तो मतलब हम समझेंगे यही कि आपको तो चलो पूरा मिल रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना, तो अगर कभी भी नोट चाहिए आप बेफिक्र होकर के हमसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पीरियोडिक मोशन। वैसे ही देखो, आप फैन को समझो। ठीक है, एक फैन रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी फिन्स क्या होगा, हर फिक्स टाइम पे एक पोजीशन को कट करेगा। जैसे कि इस पॉइंट पे एक फैन 1 गया, फिर अगले सेम टाइम पे है जो या फैन 1 आएगा, या फिर दूसरा फैन है जो 30 सेकंड में, मतलब चीजों को रिपीटेशन करता जाएगा, रिपीटेशन करता जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका पीरियोडिक मोशन होता है दोस्त। ठीक है, आपका अर्थ है, तो देखते हो 24 घंटे का दिन रात क्यों होता है, तो इसी पीरियोडिक मोशन की वजह से जो आपका 24 घंटे का दिन, 24 घंटे का रात होता है। ठीक है, तो इसी कारण है जो आज हमारे पास दिन भी है, आज हमारे पास रात भी है। तो समझ गए, मतलब जो रोटेशन हो रहा है पृथ्वी का या अन्य उपग्रहों का, तो वह एक आवर्त गति के रूप में है, मतलब रिपीटेशन टाइप का गति चल रहा है, वहां पे चीजें बार बार दोहराई जाएगी, सेम इंटरवल टाइम रहेगा और चीजों को रिपीट किया जाएगा। तो ठीक है, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा आपको पीरियोडिक मोशन में। ठीक है, तो ये था आपका पीरियोडिक मोशन। इसके अंतर्गत एक और टर्म्स आता है पीरियोडिक मोशन। दूसरा मोशन का टाइप होता है, एनवायरमेंट में देखने को मिला होगा, तो एक होता है ऑसिलेटरी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या होता है, ऑसिलेटरी कंपन, कंपन या दोलनी गति, दोलनी गति हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, कंपन या दोलनी गति बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ऑसिलेटरी, लेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, मोशन समझ में आया। हाँ, तो इस तरीके का भी एक गति होता है। तो अब समझिए कि ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन भी एक तरह का आवर्त गति ही होता है। ठीक है, एक तरह का आवर्त गति ही होता है। इसमें भी क्या होता है, अगर पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं तो वो पीरियोडिक मोशन का ही अंदर आवर्त गति आता है, लेकिन ये एक अनदर फॉर्म में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स और चीजें देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ये लो, इसमें आवर्त गति ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है, ऑसिलेटरी मोशन देखिए क्या होता है। ऑसिलेटरी ऐसे को वाइब्रेटरी बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है मोशन। तो समझिए क्या होता है, जब कोई पिंड, जब कोई पार्टिकल्स, ठीक है, क्या करता है, किसी समान पाथ को, समान रास्ते को है जो बार बार रिपीट करता है एक सेम इंटरवल टाइम में, लेकिन जब वो जो ट्रेवलिंग इंटरवल होगा वो एक टू एंड फ्रो, मतलब इधर से उधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा। जैसे कि सर्कुलर में क्या हो रहा है, चीजों पूरे रोटेट हो रही है, लेकिन जब वो वाइब्रेटरी होगा या ऑसिलेटरी होगा तो उसमें क्या होगा, वस्तुएं क्या करती हैं, टू एंड फ्रो में चलती है, इधर से उधर, टू एंड फ्रो, इधर से उधर जब कोई गति करता है ना, तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। मतलब यह ऑब्जेक्ट पहले यहां पे गया और फिर यह ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो मोशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो। देखो ये मेरा हाथ है और ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इधर गया फिर इधर आ गया, फिर इधर गया फिर इधर। आप जैसे झूले झूलते हो, झुलाया फिर गए फिर आए, फिर गए फिर आए, मतलब एक इंटरवल टाइम रहता है और उस इंटरवल में एक फिक्स डिस्टेंस पर आप जाते हो, फिर क्या करते हो, वापस आ जाते हो। तो इस तरीके का मोशन क्या होता है, आपका ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे कि एग्जांपल एक नोट्स होता है, नोट सभी नोट डाउन कर लेना, नोट लिख लो कि सभी दोलनी गति मतलब ऑसिलेटरी मोशन आवर्त गति हो सकता है, आवर्त गति हो सकता है, हो सकता है।
लेकिन सभी आवर्त गति क्या नहीं होगा, दोलनी गति नहीं होगा। मानते हो इस बात को? बिल्कुल नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि आवर्त गति में क्या होता है, चीजें राउंड राउंड रिपीट भी हो जाती है ना, ऐसे भी चल जाती है, ठीक है। लेकिन दोलनी में क्या होता है, टू एंड फ्रो में ही सिर्फ मोशन होता है। तो इससे यही पता चलता है कि सभी ये दोलनी गति आवर्त गति होगी, सभी आवर्त गति दोलनी गति नहीं होगा। तो इस चीज को नोट डाउन कर लेना। इस टाइप से क्वेश्चन भी बना सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो समझिएगा इस चीज को, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आप जैसे इसका पेंडुलम अगर एग्जांपल हो गया ना, तो एग्जांपल ही दे दिया, ठीक है। एक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी के अंदर एक पॉइंट होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब वो क्या होता है, चलो भाई उसको भी समझते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आने देंगे हम, टेंशन मत लेना यार, घबराने की जरूरत तो है ही नहीं। हम देखो मेहनत करते हैं, हम करते हैं मेहनत आपके लिए, आप करो मेहनत हमारे लिए और खुद के लिए भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यार दिक्कत आपको देखने को मिला होगा, तो उस चीज को समझो कि हम कितने आपके लिए मेहनत करना चाह रहे हैं, ठीक है, और करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको समझिएगा, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, देखिएगा ना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सरल आवर्त गति। क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति, ठीक है। सरल आवर्त गति क्या होता है समझिएगा। यह है जो एक स्पेशल टाइप का है, जो ऑसिलेटरी मोशन होता है। यह है जो ऑसिलेटरी मोशन का ही टाइप होता है, जिसमें क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल है जो इस तरीके से हैंग ऑन करते हैं, और वह है जो दोलनी करता है टू एंड फ्रो फॉर्म में। ये देखो टू एंड फ्रो फॉर्म में, जब कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो फॉर्म में गति करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है वो देखना। जब कोई पार्टिकल टू और फ्लो फॉर्म में मोशन करता है, लेकिन वह जो मोशन होता है वह एक सरल रेखा के अनुदिश होता है और सरल रेखा के आसपास में होता है। मतलब ये जो मोशन हो रहा है इतना ज्यादा दूर नहीं होगा, ये टू एंड फ्रो इतना ज्यादा दूर नहीं होगा, इतना ज्यादा दूर नहीं होगा। यह मोशन कहाँ होगा? आसपास होगा, मतलब सरल रेखा के आसपास होगा। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है टू एंड फ्रो में, लेकिन वह एक है जो सरल रेखा के आसपास में ही कर रहा होगा, सरल रेखा के अनुदिश में ही कर रहा होगा। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक मेन पोजीशन होता है, जिसको ओ से रिप्रेजेंट कर दो तो ये हमारा हो जाता है मेन पोजीशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माध्य बिंदु। हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? इसको बोलेंगे माध्य बिंदु, ठीक है, ध्यान से, माध्य बिंदु, ठीक है। और जो इधर होता है इसको हम बोलते हैं एंड पोजीशन। एंड पोजीशन मतलब कि जो आपका दोलन होगा वो इसी एंड पॉइंट तक दोलन करेगा, जिसको बोलते हैं अंतिम बिंदु, ठीक है, अंतिम बिंदु। तो देखिए अंतिम बिंदु और इसमें कुछ है जो रिलेशन होते हैं। तो आइए उस चीज को समझते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या क्या चीजें हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हो सकते हैं, आइए आपको एक प्रैक्टिकल के साथ दिखाता हूं। बहुत इजी होता है। लो मैंने ये एक है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन बना देता हूं आपके लिए। मेरे पास एक रस्सी अवेलेबल करवाया हूं अभी, है ना, ये देखो, ये लो, और ठीक है, ये लो। अब समझते हैं कि हार्मोनिक मोशन क्या होता है। पेंडुलम के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो ये लो, ये हो गया हमारा, जो ये दिख रहा है आपको कुछ, हाँ इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये अगर पार्टिकल्स हमारा इस कंडीशन में होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है? ये मेन पोजीशन होता है। और जब हम इसको रोटेट करवाने के लिए इधर ले गए तो ये हो गया एंड पॉइंट, ठीक है। अब देखो मैं इस चीज को यहां से छोड़ूंगा, तो इसमें नोटिस करना कि जो भी अभी तक मैं आपको पढ़ाते आया हूं, तो नोटिस करना कि वो क्या क्या चीज है। देखो मैं इस चीज को छोड़ता हूं तो कहां पे क्या होता है? मेन पोजीशन पे क्या होता है? एंड पोजीशन पे क्या होता है? देखो क्या हो रहा है,
मेन पोजीशन पे, एंड पोजीशन पे, समझना। तो ये देखो मान लो एंड पोजीशन है यहां से, ठीक है, ये है एंड पोजीशन, ठीक है। यहां से मैंने छोड़ा तो एक कंपन गया, यहां से यहां गया, फिर एक कंपन गया, तो इस तरीके से यहां पे, तो यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन में है, मतलब यहां पे है जो एक बल कार्य कर रहा है, तभी तो हम इसको ऐसे छोड़ रहे हैं, तभी तो हम इसको ऐसे छोड़ रहे हैं। अगर हमारे पास बल नहीं होता तो ये छूटता क्या, देखो, अगर हम इसको ऐसे धक्का नहीं देंगे तो ये रोटेशन होगा, नहीं होगा। तो मतलब मैं यही समझाना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि इसमें क्या है, जो आपका एंड पोजीशन है, एंड पोजीशन पे है जो एक बाह्य बल कार्य करती है, एक बाह्य बल कार्य करती है, और साथ ही इसके अंदर यहां पे क्या होता है, त्वरण होता है। यहां पे त्वरण क्या है, एंड पॉइंट पे त्वरण अधिकतम होता है, और यहां पे अब देखो ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, तो यहां पे स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है, यहां पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जब यहां पे पोजीशन पे होगा, एंड पोजीशन पे, तो काइनेटिक, यहां पे तो ऑब्जेक्ट स्थिर है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और वेग भी शून्य होगा। यहां पे वेग क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे तो आके वेग, वेलोसिटी जीरो, मतलब कि वही कह रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट ऐसे गया, यहां पे आ गया, तो यहां पे जब हम छोड़ते हैं तो ये देखो यहां से ऐसे गया और यहां पे गया, तो यहां पे v जीरो, अब v जीरो है तो a भी क्या हो जाएगा, यहां पे एक्सीलरेशन होगा, यहां पे अब जब यहां से जाएगा तो छूटना शुरू होता है, तो यहां पे कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा, और यहां पे एक बाह्य बल भी कार्य करेगा, बाह्य बल कार्य करेगा, ठीक है। और स्टैटिक एनर्जी जो पोटेंशियल ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिकतम होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होगा और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, ठीक है। ये कब पॉइंट है, एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे, ठीक है। और जब हम इसको ऐसे, ये एंड पॉइंट पे था, और जब देखना मेन पोजीशन हमने यहां पे माना है, और जब हम मेन पोजीशन पे जाता है तो क्या हो रहा है, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी है, मूवमेंट है, ठीक है, मतलब त्वरण वहां पे नहीं है, एक सामान्य वेग से रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीजें हम समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, मेन पोजीशन पे यहां पे वेलोसिटी अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन शून्य होगा, और जब यह ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी में होगा तो कंटिन्यूअसली जब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कर रहा होगा तो वहां पे कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करेगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करेगा। और काइनेटिक एनर्जी, यहां पे गति ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, तो एम बी स्क्वायर है तो भी ज्यादा है, तो भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हाइट क्या होगा, कम रहेगा, यहाँ पे हाइट ज्यादा होगा, mgh, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी शून्य हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो शून्य होगा, ये 0 पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। इसी को मेन पॉइंट बोलो, मेन पोजीशन बोलो, या 0 पॉइंट बोलो। तो मैं समझा यही रहा था कि मतलब एक स्थिति, इसकी दो पोजीशन बनते हैं, एक मेन पॉइंट, एक है जो इसका एंड पॉइंट बनता है। तो इसमें ये सारी चीजें होती हैं, मतलब एंड पॉइंट पे क्या होता है, और है जो मेन, ये एंड पॉइंट हो गया, और ये हो गया मेन पॉइंट, माध्य बिंदु। इन चीजों के बारे में भी मैंने आपको बताया कि क्या होता है और किस तरीके से होता है, एग्जाम्पल के साथ, है ना। तो मजा आया होगा, है ना। सीरियस होके पढ़ेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आने देगा, हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट भी ले लेंगे, बीच बीच में मजे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो जो चीजें प्रैक्टिकली हो सकता है यार, हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं, आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसीलिए कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये था आपका मेन पोजीशन। अब चलिए हम है जो क्या करते हैं, इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम शॉर्ट में लिख देते हैं SHM, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो इसको हम है जो, अब देखिए एक वेव फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होता है। लो मैंने एक एक्सिस मान लिया, लो भाई मान लो, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, इस मेन पोजीशन को O पॉइंट मान लिया, तो ये हमारा O पॉइंट हो गया, ठीक है। और जब हम इसको रोटेट करवा रहे हैं तो यह एक बिंदु एंड पॉइंट पे A पे जाता है, ठीक है, एंड बिंदु A पे जाता है। तो मतलब यहां से यहां गया तो कुछ इस तरीके से गया, मतलब कि ये लो, ये हो गया, ठीक है, यहां तक गया, और फिर क्या किया, वो वापस यहीं आ गया, तो ये लो फिर वापस आ गया। समझ में आ रहा है ना, मतलब पहले ऑब्जेक्ट यहां गया, फिर ऐसे रोटेशन होता है ना कि पहले ऑब्जेक्ट यहां से जाता है, फिर ऐसे आएगा, और फिर यहां पे आके वापस आया, फिर एक मेन पोजीशन पे आता है,
फिर मेन पोजीशन को क्रॉस करके ये कहां जाएगा, नीचे ऊपर की ओर, मतलब विपरीत दिशा में जाएगा। तो लो विपरीत दिशा में बना दिए, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद फिर वापस है जो आ जाएगा मेन पोजीशन पे, तो ये वापस आ गया। तो इस तरीके से दोलन को जो होता है एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। मतलब जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो यह एक साइकिल कंप्लीट किया। ये इसका मेन पोजीशन हो गया। रिस्पेक्टिवली मैंने यहाँ पे एक सरल रेखा के फॉर्म में इसको लिया है, ठीक है। और जब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं रोटेशन, ओ से ए गया, ठीक है, ए ओ बी ओ, ठीक है, यही बन रहा है ना। तो ये हो गया बी। तो इस तरीके का जो कंपन आपका है जो होता है। और अगर जब यह पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है, जब यह एक साइकिल कंप्लीट करता है तो इसी को हम कहते हैं एक कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कंपन कहते हैं। तो एक कंपन कैसे होगा? मतलब कि यहां से ऐसे हुआ तो मैं यहां से ऐसे क्या करूंगा, पहले ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर वो अपने मेन पोजीशन पे आएगा और फिर यहां से ऐसे आएगा और फिर मेन पोजीशन पे आएगा। तो इस तरीके से जो पूरा एक कंपन होगा ये आपका क्या कहलाता है? एक कंपन कहलाता है। मतलब मेन पोजीशन से डिफ्लेक्शन, फिर मेन पोजीशन, फिर मेन पोजीशन, अपोजिट डायरेक्शन है, फिर मेन पोजीशन। तो इस तरीके से जो इसका आवर्त एक है जो वेव फॉर्म बनता है। वेव फॉर्म समझ में आया? वेव फॉर्म बनाया मैंने। अब देखिए वेव फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अंदर है जो एक होता है फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल होता है। इसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। आवर्तकाल, काल मतलब जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगा समय। एक कंपन करने में लगा समय मतलब कि पार्टिकल को यहां से शुरू होकर के यहां से यहां गया और फिर वापस जो यहां आया, तो इस तरीके से जो जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर, कम लिखते जाना चीजों को, है ना। फिर एक आता है आपका आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति समझिए। आवृत्ति क्या होता है कि जब एक सेकेंड में, मतलब एक टाइम पीरियड में, एक आवर्तकाल में, एक सेकेंड में वस्तु द्वारा की गई कंपनों की संख्या, मतलब जितने भी कंपन किए गए, जितने भी दोलन किए गए, उसको क्या कहते हैं? हम आवृत्ति कहते हैं। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे इसको? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है। क्या बोलोगे आप? फ्रीक्वेंसी, जिसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं और आगे जाकर के आप n से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, hz। और आवर्तकाल और इसका रिलेशन होता है, क्या बोला आप, एक सेकेंड में, मतलब एक आवर्त में। तो एक आवर्त हो गया ना, तो एक आवर्त बराबर ये हो जाएगा v बराबर 1/t। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं। मतलब यहां से यहां जो है एक सेकेंड में कितने बार कर रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो मतलब जितने बार किया वो क्या हो गया? आपका आवृत्ति हो गया। ऐसे हो गया, ठीक है। दोलन कर रहा है, स्पीड में कर रहा है, तो एक सेकेंड में कितना बार दोलन कर दिया, समझ रहे हो ना? एक सेकेंड में कितना बार दोलन कर दिया। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। फिर इसके अंदर ये होता है एम्पलीट्यूड, जिसको बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, आयाम, आयाम, इंग्लिश वाले एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि किसी भी दोलनों के द्वारा अधिकतम जो विस्थापन होता है, मतलब दोलन है तो इसके अंदर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, कहां तक जा रहा है, ठीक है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? मतलब मैक्सिमम, ये जो एंड पॉइंट होगा, तो मैक्सिमम एंड पॉइंट, मतलब कि इस चीज को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। किसी भी दोलनों का अधिकतम विस्थापन ही दोलनों का क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। और विस्थापन जब है जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिखते जाना, मैं एक बार हटा देता हूं इस चीज को, समझ गए होगे। तो मैं क्या क्या बता देता हूं, देख लेता हूं एक बार। क्या बताया हूं मैंने आपको? आवर्तकाल बताया, आवर्तकाल, टी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी v या m, ठीक है, ये बता दिया। फिर क्या बताया? आयाम, और साथ में विस्थापन,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से है जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होते हैं, जो बनते हैं इस तरीके से, इसका वेव फॉर्म बता दिया। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, कहीं दिक्कत नहीं आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। फिर चलिए आगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे ही क्लियर होता है तो अब हम समझते हैं पेंडुलम। क्या समझेंगे? पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है? अब तो आया ना इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो हमें पढ़ना था एग्जैक्टली, तो वो क्या है आपका पेंडुलम। आओ भाई पेंडुलम को समझा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दोलन बोलते हैं। पेंडुलम या सरल लोलक, सरल लोलक। हाँ, पेंडुलम क्या है? सरल लोलक एक वह मैकेनिज्म है, वह यांत्रिक संयोजन है जिसमें क्या करते हैं कि किसी भी पार्टिकल को एक फिक्स कांस्टेंट लंबाई L द्वारा, देखो जैसे किसी भी पार्टिकल को एक कांस्टेंट लंबाई L द्वारा, ठीक है, ये लो हमने क्या किया, एक कांस्टेंट लंबाई L ले लिया, ठीक है, ये पार्टिकल हो गए, और इस कांस्टेंट लंबाई L के द्वारा है जो बांध करके अगर पार्टिकल को हम बनाते हैं तो इस तरह का संयोजन ही क्या कहलाता है? आपका पेंडुलम कहलाता है। ठीक है, जब किसी कांस्टेंट लंबाई L द्वारा है जो किसी भी लोलक को, किसी भी पिंड को बांध करके लटकाया जाता है, तो इस तरह के कंप्लीट जो मैकेनिज्म होता है, कंप्लीट जो संयोजन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? दोलन कहते हैं। ठीक है, दोलन के बाकी टर्म्स में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसी तरीके का दोलन भी हो गया। ठीक है, तो ये है जो दोलन कहलाता है। ठीक है, सरल लोलक हो गया, वो क्या करता है? सरल लोलक द्वारा जो एक आवर्त काल होता है, मतलब एक पॉइंट से ऐसे और ऐसे जो करता है, तो इसको आवर्त काल कहते हैं। तो आवर्त काल बराबर होता है सरल लोलक का फॉर्मूला होता है, लिख लेना, जिसको हम टी पे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पाई अपॉन रूट L अपॉन G। मतलब कि यह जो सरल आवर्त लोलक होता है वह क्या करता है? इस आवर्त काल पे निर्भर करता है, जिसके अंदर क्या होता है? एक कांस्टेंट लंबाई होती है, रस्सी होती है L, ठीक है, और जिसपे क्या करता है? विद्युत त्वरण काम कर रहा होता है, तो उसी पे वेस्ट पे काम करता रहता है। विद्युत त्वरण तो कांस्टेंट ही होगा, तो मतलब जो पेंडुलम होगा उसका जो रोटेशन होगा, आवर्त काल होगा, टाइम पीरियड होगा, वह किस पे डिपेंड करेगा? रस्सी के लंबाई पे डिपेंड करेगा, रस्सी के लंबाई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आवर्त काल सरल लोलक का फॉर्मूला होता है, इसमें है जो ग्रेविटेशनल मान है जो फिक्स होता है। हाँ, एक और पॉइंट होता है, जब आप क्या करते हो कि जब भी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में सरल लोलक कुछ भी हो, जब वह अपनी मीन पॉइंट से बाहर की ओर जाता है, मीन पॉइंट से बाहर की ओर जाता है, तो वह क्या करता है? अपने ओर आने के लिए एक बल कार्य करता है, मतलब अपने मेन पॉइंट को जो आकर्षित करने के लिए एक बल कार्य करता है। उस बल को हम क्या बोलते हैं? यहां से यहां जो इसको इधर खींचने के लिए जो बल काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल। तभी तो है जो ये वापस रस्सी यहां पर आ जाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एक रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, तभी तो पेंडुलम है, जो नहीं तो ऐसे फेंकेंगे तो वो वापस उधर चल जाएगा। लेकिन क्या कर रहा होता है? वहां पे एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, जब भी है जो क्या करता है? मीन पोजीशन को हमेशा अट्रैक्ट करता रहता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल और रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो सरल लोलक होता है, और एक होता है सेकंड लोलक, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सेकंड लोलक बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। मतलब जिस भी पेंडुलम का आवर्त काल 2 सेकेंड होगा, ठीक है, जिस भी पेंडुलम का आवर्त काल 2 सेकेंड होगा, t बराबर 2 सेकेंड होगा, तो उस केस में वह पेंडुलम क्या कहलाता है? 1 सेकेंड लोलक कहलाता है, सेकेंड लोलक कहलाता है। ठीक है, सेकेंड लोलक कहलाता है, सेकेंड पेंडुलम कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मतलब जिसका भी आवर्त काल 2 सेकेंड होगा उस पेंडुलम को हम क्या कहते हैं? सेकंड पेंडुलम कहते हैं। उसमें रस्सी की लंबाई का लगभग L बराबर 1 मीटर के अराउंड है, जिसमें रस्सी की लंबाई होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसको फॉर्मूला करोगे जब t बराबर 2 पाई रूट L अपॉन G, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अगर हम t स्क्वायर करते हैं तो 2 पाई गुना L अपॉन G हो जाएगा। ठीक है,
जी का वैल्यू 10 रख दोगे, ts पर इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग लगभग 1 मीटर आता है। मतलब जब रस्सी की लंबाई 1 मीटर होगी तो उस केस में है जो क्या होगा, वह पेंडुलम सेकंड पेंडुलम होगा, उसका आवर्तकाल कितना होगा, 2 सेकंड का होगा। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जिसमें कहीं दिक्कत आपको आएगा नहीं और काफी हद तक है जो समझ गए चीजों को। और इतना ही, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको सिंपल हार्मोनिक से कोई क्वेश्चन भी पुट अप नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इसमें से बस 1-2 क्वेश्चन जो आएंगे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे, ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस पे होगा नहीं। चलिए तो आगे समझते हैं। अब इसके अंदर जो और भी कुछ टर्म्स होते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे आपका पेंडुलम क्लियर होता है। आगे चलेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्या, वेव। आगे पढ़ेंगे क्या, वेव। वेव क्या होता है, कितने टाइप के वेव्स होते हैं, क्या क्या चीजें वेव्स में आती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद साउंड वेव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है वेव। वेव क्या है, वेव जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग। ठीक है, देखिए वेव क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप फील किए, बचपन नहीं होता है, थोड़ा सा मैं तो किया हूँ इस चीज को, फील किया हूँ इस चीज को। एक छोटा सा कोई मतलब ईट पत्थर उठाता हूँ और उसको पानी में मारते हैं। ठीक है, गिट्टी चलाते हैं, ऐसे करके जाता है ना, और 1 2 3 4 और फिर क्या होता है, पानी ऐसे ऐसे करके लगता है, मतलब एक बिछोप सा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उस टाइम तो हमें पता नहीं था बिछोप होता है, लेकिन आप पता करेंगे तो अब और मजा आएगा। तो तरंग क्या होता है, तरंग क्या होता है, बात यहाँ पे है तरंग की। तो तरंग क्या होता है कि जब भी किसी पिंड या कण या उसमें अगर हम विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जब भी किसी कण या पार्टिकल्स में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, मतलब उसको डिफ्रैक्ट करते हैं, जैसे कि ईंट है या मतलब किसी भी तरह की चीज है। ठीक है, जैसे पानी है, पानी में हमने क्या करा, उंगली मारा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप देखते हो इस तरीके से लेयर बनता है। इस तरीके से क्या होता है, पानी ऐसे 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 छोटा छोटा सा एक राउंड राउंड सा सर्कल बनता है। तो मतलब वो क्या है, एक विक्षोभ उत्पन्न कर रहा है, जिसमें क्या होता है, जो आपने पावर दिया, वह एनर्जी दिया, वह एनर्जी क्या हो रहा है, इस तरीके से है जो ट्रांसफर हो रहा है और आगे की ओर फैल रहा है। मतलब समझ रहे हो कहने का मतलब, कि जब है जो किसी भी पार्टिकल्स के अंदर हम विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, डिफ्लेक्शन उत्पन्न करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ऊर्जा का संचरण या दाब का संचरण है जो माध्यम के थ्रू होता है। तो जिस माध्यम के थ्रू दाब का संचरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ये लो पानी है, हमने यहाँ पे विक्षोभ किया तो पानी में एक ऐसा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ठीक है, फिर ऐसा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो एनर्जी है इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें गया, मतलब क्या कर रहा है, तो ये जो मोशन हो रहा है, ये जो काम कर रहा है, जो चल रहा है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, वेव कहलाता है, तरंग कहलाता है। ठीक है, यही चीज हमारा क्या कहलाएगा, तरंग कहलाएगा। विक्षोभ दिए, फिर क्या कर रहा है, वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, ऊर्जा को ट्रांसफर कर रहा है। तो तरंग वह माध्यम है जिसके द्वारा ऊर्जा है जो संचरित होती है, ये भी कह सकते हो आप, तरंग वह माध्यम है जिसके द्वारा ऊर्जा संचरित होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। लिख लेना कि जब भी किसी पार्टिकल्स कण पे है जो हम विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, अगर किसी तरह का फोर्स लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके में वस्तु में क्या होता है, ऊर्जा का संचरण होने लगता है माध्यम के थ्रू। माध्यम के थ्रू है जो ऊर्जा का संचरण होने लगता है। तो उस तरह जिसके माध्यम से ऊर्जा का संचरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से तरंग के है जो 3 प्रकार होते हैं, मेनली 3 टाइप्स ऑफ वेव। 3 टाइप ऑफ वेव। आप अभी तक कितने पढ़ते आओगे, 2 पढ़े होगे, चलो आज है तो 3 जान लेते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से वेव के 3 प्रकार होते हैं। पहला तो होता है आपका मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव जिसको बोलते हैं यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंग। ठीक है, दूसरा होता है आपका नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक वेव। हिंदी में अयांत्रिक या वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग। ठीक है, लिख लेना।
और थर्ड वन होता है जो आपके सबके मन में सवाल उठ रहा होगा, तो वो है आपका मैटर वेव। द्रव तरंग, ठीक है, मैटर वेव। तो मुख्य रूप से है जो तरंग के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव और मैटर वेव। यह तरंगे है जो तरंग के मीडियम पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तरंग के माध्यम पे जो ऊर्जा का संचरण होता है तो वह एक माध्यम के थ्रू होता है या बिना माध्यम के थ्रू होता है, तो उस बेस पे है जो इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला है मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, ठीक है, तो वह तरंगे जिसमें ऊर्जा का संचरण के लिए या तरंग का संचरण के लिए, मतलब तरंग का गमन के लिए है जो एक माध्यम का रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव। नीड मीडियम, ब्लैक से लिख देते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें आपको माध्यम की आवश्यकता हो उसको हम क्या कहते हैं, मीडियम। तो उसको हम क्या कहेंगे, यांत्रिक तरंगे कहेंगे। जिसमें आपको माध्यम की आवश्यकता होगा उसको यांत्रिक तरंगे कहते हैं, और जिसमें आपको कोई माध्यम का आवश्यकता नहीं, इसी के अंदर आता है आपका साउंड वेव, अर्थक्वेक, ठीक है, इसके सारे एग्जांपल है। अर्थक्वेक हो गया, जो वाटर वेव होता है, जल वेव, है ना, तो ये सारे तरंगे किसका टाइप है, मैकेनिकल वेव का ही टाइप होता है, ठीक है। फिर दूसरा है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें नो नीड मीडियम, जिसमें कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं है, किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं है, मतलब वो वैक्यूम में भी है जो प्रोपेगेट कर सकता है, चल सकता है। नो नीड मीडियम, जैसे कि आपका हो गया कौन सा, लाइट वेव हो गया, लाइट का वेव, है ना, लाइट वेव है, उसको कोई मीडियम नहीं है, वो तो निर्वात में भी चल जाएगा, खाली हवा में लाइट आता है ना, देखो हमारे ऊपर से लाइट आ रहा है, तो वो क्या है, नॉन मीडियम है, कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, आ गया बस आ गया, ठीक है, मतलब वैक्यूम में भी डाल दो तो लाइट तो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आता है अल्फा रेज, गामा रेज, है ना, टेलीविजन और रेडियो में जो रेज आते हैं, ठीक है, तो ये सारे हैं जो इसके टाइप होते हैं। और थर्ड वन जो आपको फिर से अब कुछ चुभ रहा होगा, द्रव्य तरंगे, तो वह तरंगे जैसे प्रोटॉन के थ्रू, न्यूट्रॉन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो तरंगे द्रव्य में होता है, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो एक द्रव्य में ही पाया जाता है, और उनकी वजह से जो तरंगे निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं, मैटर वेव कहलाती हैं। यह सिर्फ है जो द्रव्य में ही होता है, ठीक है, यह सिर्फ है जो किसमें होता है, द्रव्य में ही होता है। तो इस तरीके से जो मेनली 3 टाइप होते हैं वेव के, तो इस चीज को भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है, मेनली 3 टाइप्स ऑफ वेव। फिर वेव की बात करते हैं तो मैकेनिकल वेव है जो उसके डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड के आधार पे है जो मापन है, जो दिशा के आधार पे और माध्यम के आधार पे, सॉरी मीडियम और उसके दिशा के आधार पे है जो उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। मैकेनिकल वेव के कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में वेव, इसको है जो 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला होता है आपका ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। हिंदी वाले घबराओ मत, हिंदी बता रहे हैं, है ना, कहीं घबरा रहे होगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स और अनुप्रस्थ तरंगे, और ये हो गया अनुदैर्घ्य तरंगे। नाम से कुछ पता चल रहा होगा, हिंदी जैसे ही लिखते हैं ना तो नाम आधा बताता है हिंदी नाम, इसलिए हिंदी वालों को पढ़ना आसान होता है, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे, जो हिंदी समझता होगा, सबके लिए आसान नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेनली है जो वेव के 2 टाइप होते हैं। आपने पढ़ा ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, उन चीजों के बारे में है जो और कल पढ़ेंगे डिटेल से, है ना। अभी है जो हमने क्या पढ़ लिया, पेंडुलम पढ़ लिया और वेव के 2 टाइप्स पढ़ लिए, है ना। तो वेव है, वेव के टाइप्स पढ़े, उसमें और चीजों को पढ़ा समझा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका यहाँ पे वेव है जो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं,
हो सकता है ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे आगे पढ़ने वाले ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें कितने तरह के साउंड्स होते हैं, ऑडिएबल साउंड्स, नॉन ऑडिएबल साउंड्स, तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अपना ध्यान रखना फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, आपकी इच्छा हो जो करना है करो यार, आपका चैनल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना फ्रेंड्स, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।